अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। इससे पिछले लेक्चर में हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी। आज हम उन न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था कि चैडविक एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, और जब उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया तो उसने देखा कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं रखते। जब उन न्यूट्रॉन को उसने डिटेक्टर में ऐड किया था तो डिटेक्टर ने बताया था कि इन न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। इसका मतलब कि ये न्यूट्रल होंगे। पहली इसकी प्रॉपर्टी भी यही होगी, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल। दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं, और अगर ये पार्टिकल न्यूट्रल हैं तो ये किसी भी गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते। जिस तरह कैथोड रेज गैस को आयोनाइज करने की एबिलिटी रखती थी, फिर इसी तरह जो न्यूट्रॉन है, चूंकि इन पर कोई चार्ज नहीं है, कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज था, जिसकी वजह से वो गैस को आयोनाइज करने की एबिलिटी रखती थी। लेकिन न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल है, इसलिए न्यूट्रॉन किसी भी गैस को आयोनाइज नहीं कर सकता। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ये होगी, दे कैन नॉट आयोनाइज अ गैस। ये किसी भी गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते। नंबर 3, चूंकि ये पार्टिकल न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर चार्जेस की अमाउंट इक्वल है, जिसकी वजह से ये किसी भी बॉडी के अंदर बहुत हद तक पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखते हैं। जिस तरह आपने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था कि कैथोड रेज बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखती हैं, किसी बॉडी के अंदर घुस जाने की सलाहियत रखती हैं। बिल्कुल इसी तरह न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल हैं, तो फिर ये किसी भी बॉडी के अंदर बहुत हद तक पेनिट्रेट करने की, घुस जाने की सलाहियत रखती है। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। पेनिट्रेटिंग किसी बॉडी के अंदर इंटर हो जाने की सलाहियत, किसी बॉडी के अंदर घुस जाने की सलाहियत को आप कहते हो पेनिट्रेटिंग पावर। तो न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज की निस्बत ज्यादा है। वजह क्या है? क्योंकि ये न्यूट्रल हैं। नंबर 4, दे कैन एक्सपेल, इसको समझने, दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन, वाटर, पेपर एटसेट्रा। यहां पे आपने इस पॉइंट को समझना है। जब हम
न्यूट्रॉन्स को पैराफिन वाटर या पेपर की सरफेस के ऊपर फॉल करवाते हैं, गिराते हैं। पैराफिन क्या है? अपने 10th क्लास में एक कंपाउंड्स पढ़े थे, अल्केन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए, आप उन्हें कहते हो पैराफिन। इसको समझने, दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन वाटर पेपर। जब पैराफिन वाटर या पेपर वगैरह के ऊपर आप न्यूट्रॉन को गिराते हो तो ये पैराफिन के अंदर जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन हैं ये उनको एक्सपेल करने की सलाहियत रखती हैं, उनको निकालने की सलाहियत रखते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि न्यूट्रॉन जो है किसी भी बॉडी के अंदर तक घुस जाने की सलाहियत रखता है, पेनिट्रेट कर जाने की सलाहियत रखता है, तो जिसकी वजह से ये किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जाकर उसके प्रोटॉन को एक्सपेल कर सकता है, वहां से निकाल सकता है। ये हो गई आपके पास चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी हम जो पढ़ेंगे दैट इज डीके। ये होगी इसकी डीके के बारे में। डीके क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब कोई न्यूट्रॉन डीकंपोज होता है या टूटता है, आप इसे डीकंपोज ही कह सकते हो कि अगर ये न्यूट्रॉन कुछ अरसे के लिए पड़ा रहे तो ये किस में कन्वर्ट होता है, उसे आप डीके का नेम दे सकते हो। तो जो फ्री न्यूट्रॉन है, फ्री न्यूट्रॉन, याद रखना है कि जब आप डीके की बात करोगे तो वो फ्री न्यूट्रॉन की बात होगी। जो न्यूट्रॉन किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर है वो फ्री न्यूट्रॉन नहीं है, जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस से बाहर है वो फ्री न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो जब आप डीके की बात करोगे तो आप फ्री न्यूट्रॉन की बात करोगे। जो फ्री न्यूट्रॉन है वो डीके होकर किस में कन्वर्ट होता है? वो डीके होकर कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। न्यूट्रिनो अगर आपको याद हो तो न्यूट्रिनो आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पढ़ा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये आपने कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े थे। तो जब एक न्यूट्रॉन डीके होता है वो डीके होके कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ न्यूट्रॉन, हमारे पास एक न्यूट्रॉन है। जब ये डीके होगा तो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा और एक न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना है, यहां पे हम वो बात करेंगे जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। बेटे जो एक न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन बेसिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं? न्यूट्रॉन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। न्यूट्रॉन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं, लेकिन दोनों इक्वल तादाद में होते हैं। अगर न्यूट्रॉन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल तादाद में हैं, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है? तो आप कहोगे इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की तादाद इक्वल है। अब यहां पे क्वेश्चन है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हमें समझ में आ गया कि ये दोनों इक्वल हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। आपने पढ़ा हुआ था कि एक प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम हैवियर होता है एक इलेक्ट्रॉन से, कि एक प्रोटॉन उसका मैस 1836 टाइम हैवियर होता है एक प्रोटॉन से। इसी तरह जो एक न्यूट्रॉन है
वो 1840 टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। कुछ बुक्स पे 1840 है, कुछ बुक्स पे 1842 है। तो यहां पे आपको फिर अंदाजा हो रहा होगा कि न्यूट्रॉन जो है ये प्रोटॉन से भी ज्यादा मैस रखता है, कि प्रोटॉन में 1836 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, न्यूट्रॉन में 1840 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब कि फिर न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और प्रोटॉन भी हो सकते हैं, जो इस इक्वेशन से वाज़िया हो रहा है कि जब एक न्यूट्रॉन, एक फ्री न्यूट्रॉन डिके होता है तो वो डिके होके कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। ये हमारे पास हो गए 5 पॉइंट। नंबर 6 पे जो हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, छठी प्रॉपर्टी हमारे पास है इनकी एनर्जी के बारे में। आपको पता है कि न्यूट्रॉन जो है वो ट्रेवल करते हैं, न्यूट्रॉन मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं। जब न्यूट्रॉन ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं, इसका मतलब उनकी कोई खास एनर्जी भी होगी, उनकी कोई खास एनर्जी भी होगी। अगर वो एनर्जी, मूव करते हुए न्यूट्रॉन की एनर्जी अगर हुई 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा या 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। न्यूट्रॉन आपको पता है ट्रेवल करते हैं, अगर उन ट्रेवल करते हुए न्यूट्रॉन की एनर्जी हुई 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप उन न्यूट्रॉन को नाम देते हो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का। दोबारा समझ लो, न्यूट्रॉन आपको पता है मूव करते हैं, और अगर न्यूट्रॉन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मूव करें, वो होंगे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। और अगर न्यूट्रॉन्स की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे बिलो हो, तो आप उसे कहते हो स्लो न्यूट्रॉन। एमसीक्यू भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, एंड व्हाट इज स्लो न्यूट्रॉन। तो आप कहोगे ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट इज फास्ट न्यूट्रॉन, और ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम है, दैट इज कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन। और इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट में एमसीक्यू आ चुका है कि फिशन रिएक्शन करवाने के लिए कौन से न्यूट्रॉन ज्यादा इफेक्टिव हैं, तो फिशन रिएक्शन के लिए स्लो न्यूट्रॉन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। नंबर 7, सातवीं जो हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की, वो होगी कि जब हम न्यूट्रॉन को यूज करते हैं एज अ प्रोजेक्टाइल, व्हेन वी यूज न्यूट्रॉन एज अ प्रोजेक्टाइल, कि जब हम न्यूट्रॉन को किसी प्रोजेक्टाइल की तरह यूज करते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। प्रोजेक्टाइल ये एक मोशन होती है किसी भी बॉडी की, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हम देते हैं, जो फुटबॉल को अगर आप ग्राउंड की एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की जानिब आप ऊंची हिट लगाओ, तो फुटबॉल एक प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा। तो यहां पे जो हम पॉइंट पढ़ेंगे कि अगर आप फास्ट न्यूट्रॉन को आप
प्रोजेक्टाइल की तरह यूज करो, अगर आप फास्ट न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल की तरह यूज करो तो ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन में मदद देते हैं। या सिंपली आप ये कह लो कि जब आप न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल की तरह यूज करते हो तो ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में हेल्प आउट करता है। यहां पे हम इसकी एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नाइट्रोजन 7, एटॉमिक नंबर इसका 7 है, मास नंबर इसका 14 है। जब हमने एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन एक प्रोजेक्टाइल की तरह इस नाइट्रोजन के ऊपर गिराया तो ये कन्वर्ट हुआ बोरोन में और हीलियम में। इसको थोड़ा सा समझ लें। टोटल यहां पे हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, 7 + 0 7 है। तो 7 में से 5 और 2 इस तरह से समझो कि 5 प्रोटॉन एक साइड पे हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन एक साइड पे। यानी कि जब न्यूट्रॉन आप नाइट्रोजन के ऊपर फॉल करवाओगे तो ये इसकी ब्रेकडाउन होगी नाइट्रोजन की। 5 प्रोटॉन वाला एटम एक तरफ हो जाएगा और 2 प्रोटॉन वाला एटम एक तरफ हो जाएगा। मतलब कि जब नाइट्रोजन फिर टूटेगा तो एक ऐसा एटम बनेगा जिसमें 5 प्रोटॉन हो या जिसका एटॉमिक नंबर 5 हो और जिसका एटॉमिक नंबर 2 हो। एटॉमिक नंबर 5 किसका है? एटॉमिक नंबर 5 है बोरोन का। और एटॉमिक नंबर 2 किसका है? हीलियम का। तो आप ये समझो कि जब आपने नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रॉन को फॉल करवाया तो ये कन्वर्ट हुआ बोरोन में और हीलियम में कन्वर्ट हुआ। अब इसके मास नंबर की भी बात करते हैं। मास नंबर 14 + 1 टोटल हो गया 15। 14 + 1 15। बोरोन का एटॉमिक मास है 11। 11 एक साइड पे, बाकी कितना रह गया? 4। टोटल 15 था, 15 में से 11 निकाल दो, बाकी 4 रह गया। 4 जो है वो यहां पे आ जाएगा। तो जब आपने फास्ट न्यूट्रॉन्स को यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर फॉल करवाया तो ये टूटकर बोरोन और हीलियम में कन्वर्ट हो गया। और हीलियम को आपने पढ़ा था जब आपने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे, हीलियम को आप अल्फा पार्टिकल बी कहते हो। हीलियम को आप क्या कहते हो? अल्फा पार्टिकल्स बी कहते हो। अब 8वां पॉइंट जरा समझने, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन समझोगे तो आसान होगा। अब अगर हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की जगह हम लेते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की जगह हम यूज करते हैं स्लो न्यूट्रॉन, फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जब आपने यूज किए थे रिएक्शन और तरह से हुआ था, लेकिन जब आप स्लो न्यूट्रॉन यूज करोगे तो रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा। रिएक्शन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल कॉपर लेते हो आप, एटॉमिक नंबर इसका है 29, इसी तरह इसका मास नंबर है 65। जब आप इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड करते हो तो ये 29 + 0 29 ही रहेगा। 29 एटॉमिक नंबर किसका है? कॉपर का ही है। 65 + 1 66, ये कॉपर का एक आइसोटॉप बन जाएगा। प्लस आपके पास गैमा रेडिएशन खारिज होंगी। जब ये रिएक्शन होगा तो आपके पास गैमा रेडिएशन एमिट होंगी। अब ये जो कॉपर 29 66 ये अनस्टेबल आइसोटॉप है, ये अनस्टेबल आइसोटॉप है। जब ये टूटेगा कॉपर 29 66, जब ये टूटेगा तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? जिंक 30 और 66 प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा।
अब ये वाला रिएक्शन तो बिल्कुल आसान है कि इसमें सम कर दिया, इसमें सम कर दिया, ये आ गया। लेकिन ये रिएक्शन कैसे हुआ, इसमें तो कोई चीज़ सम नहीं की। फिर 29 से ये 30 कैसे हो गया, ये कैसे हुआ। और इसी तरह 66, ये 66 ही है, ये कैसे प्रोसीड हुआ, इसको हमने समझना है। देखो बेटे, ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बहुत डिटेल में समझना है आपने इसको, फिर ही आपको इस रिएक्शन की समझ आएगी। ये है मैस नंबर। मैस नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा देखो, यहाँ पे था कॉपर 29 और 36। अब 29 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब इसमें 29 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने हैं, 29। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए, 66 है। 66 कब होगा, जब न्यूट्रॉन कितने होंगे, 37। ठीक है, इसका मतलब इसको जब हमने डिटेल में पढ़ा ना, तो इसमें 29 प्रोटॉन थे और 37 न्यूट्रॉन थे। इन दोनों को सम किया, इसका एटॉमिक मैस बन गया। और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 29 थे, तो 29 इसका एटॉमिक नंबर बन गया। अब समझना है आपने, यहां से जो पॉइंट मैं बताऊंगा वो समझोगे तो इस रिएक्शन की आगे समझ आ जाएगी कि जिंक 3066 कैसे बना, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया या कहाँ से आया ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब एक न्यूट्रॉन टूटता है तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जब एक न्यूट्रॉन टूटेगा तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। यहां से एक न्यूट्रॉन, यहां से एक न्यूट्रॉन जो है वो टूटा, 37 थे, 37 में से एक न्यूट्रॉन टूटा, वो किस में कन्वर्ट हुआ, एक प्रोटॉन में और एक न्यूट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में। समझो, 37 न्यूट्रॉन थे ना, 37 में से एक न्यूट्रॉन टूटा, और हमने पढ़ा कि न्यूट्रॉन जब टूटेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। तो 37 में से एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन में टूट गया। तो जब एक प्रोटॉन, इस प्रोटॉन में आप सम अप करोगे तो प्रोटॉन कितने हो गए, 30। प्रोटॉन कितने हो गए, 30। और न्यूट्रॉन कितने रह गए, न्यूट्रॉन आपके पास रह गए थे 36। बाकी आपके पास क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन बच गया एक। ये जो इलेक्ट्रॉन बचा था वो मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। और बाकी क्या रह गया आपके पास, देखो यहां पे प्रोटॉन कितने हो गए थे, 30, न्यूट्रॉन कितने रह गए थे, 36। 30 + 36 66। एटॉमिक मैस तो रहा सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर अब चेंज हो गया। अब प्रोटॉन कितने हो गए, पहले प्रोटॉन थे 29, अब प्रोटॉन कितने हो गए, 30। इसका मतलब अब एक ऐसा एटम बनना है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। तो इस तरह से जिंक जो है वो बना जब कॉपर 2966 ये इसकी ब्रेकडाउन हुई, तो ये कन्वर्ट हुआ जिंक 30 में और 66 में। अब यहां से आपको समझ आनी चाहिए कि ये 30 कैसे बना, क्योंकि यहां से एक न्यूट्रॉन टूटा जिसकी वजह से एक प्रोटॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन बना। इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, प्रोटॉन यहां पे, एक प्रोटॉन यहां पे ऐड हो गया जिसकी वजह से प्रोटॉन 30 हो गए, और 30 एटॉमिक नंबर वाला एक नया एटम बना, दैट इज जिंक 30। लास्ट इसका नौवां यूज कि आप न्यूट्रॉन को फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जहां जहां पे कैंसर के सेल्स होते हैं वहां पे आप न्यूट्रॉन्स को फॉल करवाते हो, और फिर ये न्यूट्रॉन्स इस कैंसर के सेल्स को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आप इसे कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हो। और यहाँ पे एक और पॉइंट कि इन इलेक्ट्रॉन को आप बीटा पार्टिकल का नेम भी दे सकते हो, बीटा पार्टिकल का नेम भी दे सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ी। सोचा मैंने ये हुआ था कि हम आगे मेजरमेंट ऑफ E/M वैल्यू भी पढ़ते, लेकिन लेक्चर फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा।
तो अब आपने इन न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह E/M वैल्यू की जानिब बढ़ेंगे। ओके जी।